चाइना की रहने वाली एक लड़की अचानक से पुलिस थाने में कॉल करती है और पुलिस थाने में कॉल करने के बाद में वो जो लड़की थी वो कहती है कि साहब एक ऐसा बंदा है जो मेरा लगातार पीछा कर रहा है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसके बाद में वो जो व्यक्ति है उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। लिहाजा पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है, अब चूंकि एक लड़की का मामला था और लड़की ये रिपोर्ट दिखा रही थी कि एक अनजान व्यक्ति है जो उसका पीछा कर रहा है, लिहाजा पुलिस भी तुरंत उस लड़की का एड्रेस पहुंचती है और पूछने के बाद में तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद में उस लड़के को गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस उस लड़के को पुलिस थाने लेके आ जाती है। एंड दोस्तों, पुलिस थाने लाने के बाद में उस लड़के के बारे में पुलिस अपने कागज़ों में, पुरानी फहरिस्तों में ये खंगालने की कोशिश करती है, क्योंकि जो एक लड़का जो है ये एक लड़की का पीछा कर रहा था, तो हो सकता है ये कोई चैन स्नैचर हो, कोई चोर लफंगा हो, कोई रेपिस्ट हो। इस तरीके की चीज़ें पुलिस के जहन में थी। इसलिए पुलिस अपने जो ओल्ड डाटा रहता है उस ओल्ड डाटे में यानी पुराने रिकॉर्ड्स में खंगालने की कोशिश कर रही थी कि इसके प्रति कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुराने कुछ और भी मामलों में संलिप्त हो। लिहाजा दोस्तों, जब पुलिस सारी छानबीन करती है तो यहाँ पर जो डाटा मिलता है उस डाटे को देखने के बाद में पुलिस की हवा टाइट हो जाती है। एक मानो तो पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये जो व्यक्ति जिसको पुलिस महज एक लड़की की कंप्लेंट पर उठा के लेके आई थी, ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि 65 से ज़्यादा मामलों में ये जो व्यक्ति था संलिप्त था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग को जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस तरीके से सीधे और सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ, शायद ही आप लोगों को कोई सुनाता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आज की कहानी की बात करूं, आमतौर पे दोस्तों मैं आप लोगों को कहानियां सुनाता हूं तो जिसमें ज़्यादातर जो केसेस होते हैं क्राइम के, उसमें अवैध संबंध ये सारी चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, कई बार आप सब लोग शिकायत भी करते हैं कि कभी कभी सर सीरियल किलर की कोई स्टोरी लेके आया करो, तो बीच बीच में मैं आप लोग को सीरियल किलिंग की स्टोरी भी सुनाता रहता हूँ। अभी मैंने आप लोग को हाल ही में जो सीरियल किलर की सीरीज़ है उसमें रशिया का एक वाक़या सुनाया था, जिसमें दो पति पत्नी इंसानी, एक तरीके से इंसान के जो जिस्म के पार्ट्स होते हैं उनका अचार बनाया करते थे। वो कहानी को आपने अच्छा प्यार दिया, 10,000 से प्लस हमारे उस चैनल पर उस स्टोरी पर व्यूज़ भी आए। तो उसी सीरियल किलिंग की सीरीज़ में आज जो कहानी मैं आप लोग को लेके आया हूँ, ये कहानी सुनने के बाद में आप लोग को बड़ी हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों, जो केसेस होते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमारे देश में क्राइम होते हैं और कहीं नहीं होते, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में हमें क्राइम देखने को मिलते हैं। बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरीके से भयावह क्राइम देखने को मिलते हैं जिसको सुनने के बाद में इंसान की रूह भी कांप जाती है। बात करूं दोस्तों अगर आज मैं इस कहानी की, तो आज इस कहानी की शुरुआत होती है 19 सितंबर साल 2000 से। 19 सितंबर साल 2000 को चाइना का एक व्यक्ति पुलिस थाने में कॉल करता है। पुलिस थाने में कॉल करके कहता है कि साहब, हमारे बराबर में जो एक किसान रहा करता था, उस किसान के घर के अंदर किसी ने बहुत बुरी तरीके से कत्लेआम मचा दिया है। दरअसल मैं उस किसान के घर पे गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर उस घर में 3 लोग हैं और तीनों लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल किया गया है। उनके जिस्म पे एक भी कपड़ा मौजूद नहीं है। उनको किसी गड़ासी या फिर फरसे से काटा गया है या फिर फावड़े से काटा गया है। अब पुलिस जब इस तरीके की चीज़ें सुनती है, पुलिस एकदम से हक्का बक्का रह जाती है। पुलिस की तो मानो सिट्टी बिट्टी गुल। लिहाजा जो पुलिस की एक टीम थी तुरंत वहाँ पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में डेड बॉडीज़ को जब पुलिस देखती है तो यकीनन दोस्तों डेड बॉडीज़ की जो हालात होती है उसे देखने के बाद में पुलिस की रूह कांप जाती है, क्योंकि मारने वाले ने उन 3 व्यक्तियों के साथ में जितनी बर्बरता हो सकती थी उससे कहीं ज़्यादा बर्बरता की थी। अब दोस्तों, इस तरीके के हालात इस घर के अंदर जब पुलिस देखती है तो इसलिए भी हैरान थी क्योंकि साल 2000 के अंदर चाइना के अंदर इस तरीके के क्राइम पुलिस को देखने को नहीं मिले थे, चाहे वो कोई गांव हो, चाहे वो कस्बा या फिर शहर। लिहाजा जो फॉरेंसिक की टीमें आई थी, जो टेक्निकल टीमें आई थी और पुलिस के साथ में जितनी भी टीमें थी, चाहे डॉग स्क्वाड हो, फॉरेंसिक हो या फिर टेक्निकल टीमें हो, सब अपने अपने तरीके से सबूत जुटाने की कोशिश कर लेते हैं। पुलिस कायदे से सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद में इस केस के अंदर छानबीन कर ही रही थी। चूँकि 19 सितंबर साल 2000 को ये पहला फ़ोन आया था, इसी बीच में 1 अक्टूबर साल 2000 आ जाता है और 19 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में आप ये ध्यान दीजिए कि कितना सा गैप है। और इसी 1 अक्टूबर को अचानक से पुलिस के पास में एक और फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब, जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पड़ोस में एक परिवार रहा करता है
और उस परिवार के अंदर टोटल 4 लोग हैं और उन चारों ही लोगों को किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया गया है। बड़ी ही बर्बरता दिखाई है उनकी डेड बॉडीज़ के जिस्म पर। उनकी डेड बॉडीज़ पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं है और शायद किसी धारदार हथियार से या फिर किसी वजनी चीज़ से उनके जिस्म पर पहले चोट की गई है, बाद में किसी फावड़े से उनकी गर्दन काट कर अलग कर दी गई है। अब इस तरीके की चीज़ें जब पुलिस सुनती है बड़ा हैरत में पड़ती है कि एक मामले की अभी हम छानबीन कर रहे हैं, इस एक मामले में अभी कुछ भी सबूत पुलिस के हाथ लगे नहीं हैं। इसी बीच में 1 अक्टूबर को अचानक से पुलिस को इस तरीके से दूसरा फ़ोन आना यकीनन पुलिस को परेशान करता है। लिहाजा पुलिस की जो एक टीम होती है तुरंत उस जगह पर पहुँचती है और वहाँ पर जाने के बाद में जब देखती है तो इस घर के जो 4 लोगों में 3 लोग ऐसे थे जिनको बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल किया गया था। पहले शायद उनके जिस्म पर किसी हथौड़े से वार किया गया था और बाद में शायद उनकी डेड बॉडी को या फिर फर से या फिर फावड़े से काट दिया गया था। लेकिन इन्हीं 4 लोगों में एक लड़की भी थी और उस लड़की के साथ में पहले बहुत ही ज़्यादा बर्बरता के साथ में रेप किया गया था। रेप इतनी ज़्यादा हैवानियत के साथ में किया गया था कि कोई भी जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता। यकीनन दोस्तों, पहले उस महिला यानी उस लड़की के साथ में रेप किया गया। रेप करने के बाद में उसको भी परिवार के अन्य लोगों के साथ में पहले हथौड़े से मारा गया और उसके बाद में किसी धारदार हथियार से उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यानी एक चीज़ साफ थी कि यहाँ पर भी कत्ल करने वाले ने इन डेड बॉडीज़ के साथ में उससे ज़्यादा कहीं बर्बरता दिखाई थी जो पहले के 3 कत्ल में पुलिस को देखने को मिली थी। लिहाजा पुलिस यहाँ पर ये चारों डेड बॉडी थी उनको अपनी कस्टडी में लेकर इनको भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, पुलिस इन दोनों मामलों में छानबीन कर रही है। इसी बीच में पुलिस को एक और फ़ोन आ जाता है और इस फ़ोन में भी उसी तरीके से कुछ लड़कियां हैं, उनको पहले बड़ी ही बेरहमी के साथ में उनके साथ में रेप किया गया और बाद को उनको भी हथौड़े से बहुत ही बुरी तरीके से कुचल दिया गया। अब कहने तो यहाँ पर लगभग 1 से सवा महीने का समय गुजरा है, लेकिन इस 1 से सवा महीने के बीच में तकरीबन उनके पूरे एरिया के अंदर 10 से 15 कत्ल हो गए हैं और 10 से जो 15 कत्ल हुए हैं वो इसी ही तरीके से हुए हैं। लिहाजा पुलिस अब जब ये इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, अब ये जो खबर थी ये एक तरीके से आग की तरह पूरे चाइना के अंदर फैलने लगती है। अब मीडिया भी पुलिस वालों से सवाल करती है कि इस केस के अंदर अभी तक तुमने क्या कुछ किया, क्या तुम्हें उस कातिल के बारे में क्या चीज़ें मिली हैं। एक चीज़ तो पुलिस के लिए बहुत आसानी से साफ थी कि जो भी कुछ है वो जो व्यक्ति है वो सही दिमाग का व्यक्ति नहीं है, वो सीरियल किलर है और वो इसी तरीके से सीरियल किलिंग कर रहा है। लेकिन पुलिस को जो चीज़ें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी वही चीज़ें पुलिस ने मीडिया को बताई। मीडिया को पुलिस ने बताया कि जो व्यक्ति है वो तकरीबन 6 फीट का है। अब इस बात का अंदाज़ा पुलिस ने इस हिसाब से लगाया था कि जो घटना वाली जगह पर जो जो फुट प्रिंट्स मिले थे उसमें जो जूता था उसका साइज़ तकरीबन अगर हमारी हिंदी भाषा में बोलें तो 10 नंबर के आसपास था। अब 10 नंबर का जूता कोई सीधा साधा या फिर छोटा व्यक्ति तो नहीं पहनेगा, ज़रूर से ज़रूर उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा रही होगी। अच्छा, आस पड़ोस के लोगों से भी जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया था कि हमने किसी संदिग्ध को देखा था जो काफ़ी ज़्यादा लंबा था और वो एक लॉन्ग कोट ब्लैक कलर का पहन के आता था। यही चीज़ें जो पुलिस थी उसने मीडिया को बताई थी कि कोई व्यक्ति है जो 6 फीट का है और वो ब्लैक कोट पहनकर लंबा सा आता है, उसके बाद में किलिंग करता है, उसके बाद में निकल जाता है। अब पुलिस इन तीनों मामलों में छानबीन कर रही थी लेकिन पुलिस को अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था। अब पुलिस ने इन तीनों मामलों में मामला दर्ज तो कर लिया था, खबर धीरे धीरे फैल रही थी, आग की तरह फैल रही थी। इसी बीच में पुलिस छानबीन करती है और इसी बीच में महज 15 दिन के फिर बाद में एक और मामला आ जाता है। ये चौथा जो मामला आता है इसमें भी 4 लोगों का बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल होता है। जो उस घर के अंदर लड़कियां थीं उनका पहले ही बड़ी बेरहमी के साथ में रेप किया जाता है। बाकी घर के सदस्यों के साथ में हथौड़े से कुचलकर और किसी फरसे से उनकी गर्दन उतार ली जाती है। अब ये जो मामला था ये पूरे एक सिमिलर इलाके के अंदर हो रहा था, एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर हो रहा था जिस इलाके का नाम था टाउनशिप। अब टाउनशिप के अंदर जब इस तरीके की वारदात होना शुरू होती हैं, 4 मामले हो चुके थे और इन 4 मामलों के अंदर तकरीबन पहले मामले में 3, दूसरे में 4, फिर 3 और फिर 4, यानी टोटल 14 लोगों का कत्ल हो चुका था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 14 लोगों का इस तरीके से कत्ल हो जाना पुलिस के लिए सिरदर्द का काम है कि नहीं। अब इस पूरे मामले में पुलिस चौथे मामले में भी छानबीन शुरू करती है, लेकिन इसी बीच में अब ये जो खबर थी ये पूरे चाइना के अंदर फैलने लगती है कि इस तरीके से एक पर्टिकुलर इलाका है टाउनशिप, वहाँ पर इस तरीके से कत्ल हो रहे हैं। लेकिन इस चौथे मामले में और टोटल पिछले 3 मामलों में पुलिस छानबीन कर रही थी। इसी बीच को पुलिस को खबर ये आती है कि इस इलाके से निकलकर अन्य राज्यों से भी इस तरीके की खबर आने लगती है कि अन्य राज्यों के अंदर भी इस तरीके से क्राइम हो रहा है। अब पुलिस बड़ा हैरान होती है कि अभी तक जो कत्ल हो रहा था वो इसी टाउनशिप इलाके में हो रहा था, अब ये जो खबरें आ रही हैं वो बाहर के राज्यों से भी आने लगी हैं। यानी मामला साफ है कि ये जो सीरियल किलर है ये शहर के अंदर और देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में जा रहा है और वहाँ पर सीरियल किलर को अंजाम दे रहा है
और जो किलिंग कर रहा है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक, इतनी ज़्यादा भयावह तरीके से कर रहा है कि जिसे देखने के बाद में इंसान की रूह भी कांप जाती है। अब दोस्तों इन सारे ही मामलों में पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। अब खबरें जो थी वो लगातार आती रहती हैं, पुलिस छानबीन कर रही है, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। साल 2000 सितंबर अक्टूबर से ये मामला शुरू हुआ था, उसके बाद में साल 2020 भी बीत जाता है, साल 2000 भी बीत जाता है, उसके बाद में साल 2001 आता है, साल 2001 जो था वो भी बीतने को होता है और मामले ऐसे ही आते रहते हैं और साल 2002 आ जाता है। अब दोस्तों साल 2002 आ चुका था और साल 2002 आते आते तकरीबन 23 ऐसे मामले आ चुके थे, यानी 23 वारदात की जो घटनाओं को अंजाम दिया गया था वो 23 खबरें आ चुकी थी और इसमें तकरीबन 67 लोगों की हत्या की गई थी और 23 लड़कियों के साथ में रेप किया गया था। लेकिन दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात यह थी कि जो भी व्यक्ति है उससे जब उसके बारे में जब पुलिस से पूछताछ की जाती, मीडिया पूछती, सवाल करती, तो पुलिस सिर्फ इतना ही बताती कि सबूत के नाम पे हमारे पास महज इतना ही है कि वो व्यक्ति 6 फीट से लंबा है और काला कोट पहन के आता है। इसके अलावा अभी हमें तक उस सीरियल किलिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लगी नहीं है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी हैरानी की ये बात थी, क्योंकि इस तरीके से मर्डर हो रहे थे तो लोगों के अंदर भय का माहौल भी था। लेकिन ज़्यादातर जो मर्डर हो रहे थे उसमें जो पीड़ित लोग थे उनका जो बैकग्राउंड था ये फार्मर फैमिली से था। ऐसे में जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे उनके अंदर डर का माहौल था कि इस तरीके से फार्मर फैमिलियों के कत्ल हो रहे हैं। लेकिन कत्ल क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, ये जानना हर किसी के लिए ज़रूरी था, क्योंकि फार्मर फैमिलियों के कत्ल ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन फार्मरों ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि जिसके बाद में उनके परिवार और उनके साथ में इतनी बुरी तरीके से मौत का नंगा नाच खेला जा रहा है। अब दोस्तों साल 2002 में लगातार इस तरीके की वारदात आती रहती हैं, समय गुजरता रहता है, वारदातें आती रहती हैं। लेकिन जब से चाइना आज़ाद हुआ था, जब से और जब तक के इतिहास में इस तरीके की किलिंग चाइना के अंदर नहीं देखी गई थी। किसान अपने आप में परेशान थे कि उनकी किलिंग क्यों हो रही है, उनकी फैमिली को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस के पास में, मीडिया के पास में इस कातिल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लिहाजा पेपर में अगर छापा जाता तो यही कहकर छापा जाता कि मॉन्स्टर किलर। अब मॉन्स्टर किलर का इसे नाम मिल चुका था, लगातार ये किलिंग को अंजाम दे रहा था। इसी बीच में साल 2002 भी गुजर जाता है और साल 2003 आ जाता है। अब साल 2003 का जब समय आता है तो एक लड़की पुलिस थाने में कॉल करती है। पुलिस थाने में कॉल करने के बाद में कहती है कि साहब, एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा है और वो मेरा लगातार पीछा कर रहा है, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। और मैंने जब उससे पूछने की कोशिश की कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, भला पीछा करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और इतना कहते ही उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया कि तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद में जब पुलिस इस तरीके के मामले को सुनती है, चूंकि इस तरीके के मामले पहले भी आ चुके थे, साथ के साथ एक लड़की है जो इस तरीके की रिपोर्ट लिखा रही है, तो उसको प्रोटेक्शन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा पुलिस की एक जो टीम होती है वो तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है, लड़की से उसकी लोकेशन सारी चीज़ें पूछने के बाद में उस लड़की को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है। साथ के साथ वो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करती है। अच्छा, वो जो व्यक्ति होता है ये व्यक्ति भी पुलिस के सामने ज़्यादा विरोध नहीं करता है। उसके बाद में पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेके आ जाती है एंड इसके बाद में इससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अपना नाम ये याम सिहाई बताता है, याम सिहाई अपना नाम बताता है। और उसके बाद में पुलिस वाले अपने ओल्ड रिकॉर्ड में यानी अपने डाटा में ये खंगालने की कोशिश करते हैं कि ये जो याम सिहाई है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पुराने मामले में ये संलिप्त हो। और उसके बाद में जब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, डाटा निकाल रही थी, और पुलिस के सामने जो डाटा आता है उसे देखने के बाद में पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों ने जो डाटा खंगाला था उस डाटे के हिसाब से इस व्यक्ति की जो हाइट थी ये उसी व्यक्ति से इसकी हाइट मैच हो रही थी जो पिछले 3 सालों से किलिंग कर रहा था। साथ के साथ में इस व्यक्ति का पास में एक काला कोट भी था। एंड दोस्तों बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जितने भी फिंगरप्रिंट्स इसके थे वो सारे ही फिंगरप्रिंट्स उन सारी चीज़ों से मैच हो रहे थे जो कत्ल की जगहों पर मिले थे। यानी कहीं फावड़ा या फिर कहीं ऐसी चीज़, कुछ ऐसा क्लू पुलिस को मिला जिसमें फिंगरप्रिंट इसी व्यक्ति के थे। अब जैसे ही चूँकि लोअर अधिकारियों ने इसको गिरफ्तार किया था, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो इसी तरीके से कुछ कांस्टेबल लाइन के, हवलदार लाइन के लोग थे जिन्होंने गिरफ्तार किया था। तो जब वो इस तरीके की बातें सुनते हैं, इस तरीके की चीज़ें जब मैच होती हैं तो उन्हें लगता है कि ये मामला अब हमारे लेवल का नहीं है। उसके बाद में वो तुरंत अपने आला अफसरों को बुलाते हैं, आला अफसरों को बताते हैं कि इस तरीके से ये व्यक्ति है, इस तरीके से एक लड़की का पीछा कर रहा था, हमने गिरफ्तार किया, उसके बाद में छानबीन की तो हमें ये चीज़ें मैच दिखाई पड़ रही हैं। एक बार आप अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए और अगर ऐसा होता है तो हमारी नाक में जो दम हुआ पड़ा है कम से कम उससे हमें राहत मिल जाएगी। लिहाजा जो आला अधिकारी होते हैं इस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी दोस्तों, ये जो याम सिहाई था
ये उन आला अधिकारियों के सामने कहता है कि हाँ, उन सारे ही कत्लों में मैं ही इन्वॉल्व हूँ। अगर मैंने कत्ल कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, इसमें कौन सी हैरानी की बात है। अब इतनी बात इस यांग की जब वो लोग सुनते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का व्यक्ति है कि इसने इतने कत्ल कर दिए हैं और ये बड़ी ही आसानी से ये कह रहा है कि अगर मैंने कत्ल कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस व्यक्ति की कुंडली खंगालते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो यांग सिहाई है आखिरकार ये है कौन और इसकी कहानी क्या है। और पुलिस ने जब इसकी जन्म कुंडली खंगाली तो दोस्तों पुलिस को ये पता चला कि इसका जन्म 19 जुलाई 1968 को हुआ था। 19 जुलाई 1968 को इसका जन्म होता है। एक बेहद ही गरीब परिवार में इसका जन्म होता है। जैसे दोस्तों आमतौर पे मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, लेकिन ये लोअर से भी लोअर क्लास में जन्म लेता है, यानी एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार था। लेकिन इसके परिवार वाले इसे पढ़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं और जब तक ये पढ़ता भी है, पढ़ने लिखने में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ था, यानी 17 साल तक ये पढ़ाई करता है। जब तक ये पढ़ाई करता है जितने भी क्लास में इसने पढ़ाई की थी उन सारे ही क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है। हर सब्जेक्ट में इसकी टॉप बनती। एक पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आखिरकार इसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और उसके बाद में साल 1987 में ये पहली बार जॉब करने के लिए जाता है। और साल 1987 में जब ये जॉब करने के लिए जाता है तो साल 1988 में इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। चोरी का इल्ज़ाम लगता है, उसके बाद में जेल जाता है, वहाँ से छूट के आता है। फिर उसके बाद में साल 1989 में इसके ऊपर फिर से चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। इस बार चोरी का इल्ज़ाम लगता है, ये फिर से जेल जाता है, फिर से छूट के आता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी में सबसे बुरा जब होता है कि जब साल 1996 में इसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगता है। एंड दोस्तों जब इसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगता है उसके बाद में इसे जेल के अंदर जाना पड़ता है और इसे 4 साल की सज़ा हो जाती है, यानी साल 1996-97 से साल 2001 तक। लेकिन घटना आई थी साल 2000 में। अब आप लोग बोलेंगे कि साल 2000 से कत्ल हो रहे हैं, तो इसे साल 1999 में अच्छे रवैये की वजह से बरी कर दिया गया था, यानी इसे बेल मिल गई थी। लेकिन दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, अगर किसी के ऊपर रेप का चार्ज लगे और वो जब बाहर छूट के आए तो उसे क्या इज़्ज़त मिलेगी, क्या इज़्ज़त वो समाज के अंदर पाएगा। इसी वजह से ये जो यांग सिहाई था, इसकी जब ये जेल से छूट के आता है तो इसकी इज्जत जो थी पूरी तरीके से तार तार हो चुकी थी। न कोई इससे बातचीत करने को तैयार था, न इसके माता पिता इससे बातचीत करने को तैयार थे, न इसके रिलेटिव इससे बातचीत करने को तैयार थे, और जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी इसे छोड़ के जा चुकी थी। अब जब इसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तब इसके जहन में इंतकाम की आग जलने लगती है। अब इसको लगता है कि जिन लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, जो लोग उसे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, उन सबको मरना होगा। अब सबसे पहले ये प्लानिंग करता है, क्योंकि जिस लड़की ने इसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया था वो एक किसान की बेटी थी, इसलिए किसानों से इसे बेइंतहा नफरत थी। 19 सितंबर साल 2000 में ये एक घर में घुसता है। घर में घुसने से पहले ये एक दुकान में जाता है एंड वहाँ से एक लॉन्ग कोट खरीदता है, एक लॉन्ग हेड खरीदता है और 10 नंबर के जूते खरीदता है। 10 नंबर के जूते पहनने की इसकी हाइट नहीं थी, इसकी हाइट छोटी थी, इसको 6 से 7 नंबर ही जूते आते। लेकिन 10 नंबर के जूते इसने इसलिए खरीदे थे ताकि पुलिस को और लोगों को ये लग सके कि कातिल जो है वो 6 फीट से भी ज़्यादा लंबा है और इस व्यक्ति की हाइट लगभग 5 से 5.25 फीट के आसपास थी। तो ऐसे में पुलिस का जो दिमाग है ये उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, इसीलिए ये वहाँ पर कुछ क्लू, कुछ सबूत भी छोड़ दिया करता, जूते के मार्क्स छोड़ दिया करता। उसके बाद में चूँकि किसानों के घर जाता तो मारने के लिए कोई हथियार भी लेके नहीं जाता, क्योंकि किसानों के घर में आमतौर पर फावड़ा, कुदाल, ये सारी चीज़ें मिल ही जाया करती थी। तो अगर कोई महिला होती तो उसका पहले बड़ी ही बेरहमी के साथ में रेप करता, और जो पुरुष होते उन्हें बड़ी ही बेरहमी के साथ में हथौड़े या फिर कुदाल या फिर फावड़े से बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर देता। और दोस्तों इसी तरीके से ये कत्ल करता रहता है। चूँकि पुलिस समझ रही थी कि कातिल 10 नंबर का जूता पहनता तो 6 फीट से लंबा होगा, लेकिन ये व्यक्ति पुलिस से 1 नंबर आगे था। उसके बाद में पुलिस इस व्यक्ति से ये भी पूछती है कि तुमने तकरीबन 67 से 70 मर्डर किए हैं और 23 से ज़्यादा तुमने रेप किए हैं, क्या तुम्हें एक भी बार अफसोस नहीं हुआ? तो ये व्यक्ति बताता है कि देखो, तुम्हारे लिए जो रोज़मर्रा के काम है, जैसे खाना खाना, नहाना, कपड़े बदलना, बाल कटाना, उसी तरीके से मर्डर करना मेरे लिए रोज़मर्रा का काम है, तो मुझे कभी भी अफसोस नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों उसके बाद में इसे गिरफ्तार कर जब कोर्ट में पेश किया गया तो महज 48 मिनट के अंदर इस केस का फैसला हो जाता है और इसे गिल्टी पाया जाता है और 14 फरवरी साल 2004 को इसे डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। गोलियों से शूट कर इसे वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से चाइना के इस मॉन्स्टर किलर का जो केस था ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं,
इसकी ज़िंदगी में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये सीरियल किलर बना। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, सोचता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, इसमें श्रेयस शर्मा है, लिखते हैं मलिक सर बहुत खूब, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि जी क्या लिखते हैं, शाबिश भाई स्टोरी अच्छी लगी। दिनेश कुमार है, लिखते हैं मलिक भाई बहुत बढ़िया कहानी है। जावेद अंसारी है, लिखते हैं गुड स्टोरी मलिक भाई, सलामत रहिए। मोहम्मद मजहर आलम है, लिखते हैं गुड स्टोरी भैया, तो बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड स्टोरी, बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मनदीप वर्मा है, लिखते हैं नमस्ते सर जी, गुड जॉब गुड वॉइस। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनते हैं, तो भैया नमस्ते, शुक्रिया आपका। सालिम अंसारी रियाद सऊदी अरबिया से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ए के खान लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ए के खान लिखते हैं आपकी सच्ची कहानी सुनाते हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एच के करके आइडिया लिखते हैं यू आर नो वन, यू आर नंबर 1, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, राजस्थान से कहानी सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उत्कर्ष हैं, उत्कर्ष लिखते हैं गुड स्टोरी सेलिंग, तो उत्कर्ष जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार जी हार्ट बनाते हैं, लाइक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं। देव कुमार जी लिखते हैं एक्सप्लेन टू भाई, तो मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं। साजिददार जी कमेंट्स करते हैं। अनिश खुजा करके लिखते हैं भाई गुड जॉब। उसके बाद में मसीउद्दीन खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, स्टोरी बेस्ट थी, आई एम फ्रॉम सिक्किम, तो सिक्किम से भाई सुनते हैं। सुनील त्यागी जी नमस्कार बोलते हैं, भैया नमस्कार। स्माइलिंग वीवर जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में भी दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है। धीरज सिंह है, लिखते हैं जय श्री राम मलिक भैया कैसे हो भैया, आजकल इंसान जान बहुत सस्ती हो गई है, क्या करा जाए, तो भैया धीरज सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी का कमेंट्स है। नसीर अहमद जी का कमेंट्स है। हसीबुल अंसारी जी का कमेंट्स है। मंसूरी भाईजान जी ने लिखा है कि लोगों को क्या हो गया। दिनेश कुमार जी का बहुत प्यारा सा कमेंट्स है, लिखते हैं वहाँ पर कमेंट्स नहीं पढ़ जाते, यानी उस वाले चैनल की बात कर लें तो वहाँ पर मैं सीधा सीधा स्टोरी सुनाता हूँ। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, कदम्बा प्रदीप जी कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।